हमारे अध्ययन का विषय है ग्रामीण नगरीय सातत्य। इस अवधारणा के अनुसार ऐसा कोई भी नगर नहीं है जिसमें ग्रामीण जीवन के तत्व विद्यमान हो, और ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें नगरीय जीवन के तत्वों का समावेश हमें दिखाई न देता हो। अर्थात नगर में गांव बसते हैं और गांव में नगर बसते हैं। गांव और नगर में हम देखते हैं कि परस्पर अंतःक्रिया भी दिखाई देती है। पहले गांव आत्मनिर्भर इकाई कहलाते थे, परंतु आधुनिकता के बढ़ते प्रभाव ने गांवों को नगरों से जोड़ दिया है और आवागमन और संचार के जो साधन दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसके परिणाम स्वरूप ग्रामवासी निरंतर शहर की विशेषताओं को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका नगरीकरण हो रहा है। आज हम देखते हैं कि नगरों में भी गांवों की ओर झुकाव बढ़ा है। एक तरफ हम 5 स्टार होटल बनाते हैं नगरों में, और इस 5 स्टार होटल का जो डेकोरेशन होता है वह हम पूरा ग्रामीण थीम पर कई बार करते हैं, जिससे कि पर्यटक, जो शहरी पर्यटक होता है, वह गाँवों की संस्कृति से परिचित हो, उसको एंजॉय करे। तो कई बार कुछ हट कर के भी करने की कोशिश में शहर के अंदर गांव की परिवेश को अपनाने की कोशिश की जाती है। और जयपुर में चौकी ढाणी है या फिर आपनो गांव है, वो इसी तर्ज पर है, जहाँ पर हमको पूर्ण ग्रामीण वातावरण और भोजन भी मिलता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कई बार कि जो गांव होता है उसके अंदर भी शहर के पोशाक है या शहर का फैशन है, उसको अपनाने की कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है, और ग्रामीण जीवन में नगरीय जीवन और नगरीय जीवन में ग्रामीण जीवन, इसके अनेक तत्व हमको देखने को मिलते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि गांव और नगर की निरंतरता अथवा सातत्य बढ़ता ही जा रहा है। मैकाइवर और पेंच प्रसिद्ध समाजशास्त्री है। उनका मानना है कि गांव और नगर दोनों ही समान हैं। इनमें से ना तो कोई अधिक प्राकृतिक है और न ही कोई कृत्रिम। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गांव और नगर दोनों में ही अंतःक्रिया लगातार चलती है। जब गांव के लोग शहर की तरफ आते हैं तो अपने साथ एक विशेष संस्कृति, एक विशेष प्रकार के जीवन मूल्य और शैली को लेकर के आते हैं, और जो हमको अच्छी लगती है हम उसको अपना लेते हैं। इसी प्रकार जो गांव के लोग जब शहर में आते हैं तो हमारे शहर की जो भी चीज़ें उनको अच्छी लगती है, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो आचार विचार हो, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो वेशभूषा हो, तो वो उसको अपनाने की कोशिश करता है। तो नेचुरल है कि जब दो व्यक्ति मिलेंगे तो एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई प्रभाव ज़रूर छोड़ेंगे। इसी प्रकार जब गांव शहर से और शहर गांव से मिलेगा तो एक दूसरे के ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव ज़रूर ही छोड़ेंगे। कुछ प्रभावित भी होंगे और कुछ प्रभावित भी करेंगे। तो इस प्रकार ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा है, जिसमें हम निर्भरता और अंतःक्रिया देखते हैं। यदि हम ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा देखें तो उसके विकास में हम कह सकते हैं समाजशास्त्री दृष्टिकोण से प्रोफेसर विर्थ, उनका बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। विर्थ ने ग्रामीण और नगरीय जीवन को दो पृथक पृथक प्रकार की जीवन पद्धति माना है। तो अलग अलग है बिल्कुल ही। और इसी प्रकार एक विद्वान है रेडफील्ड, सोरोकिन, पीकर, बेबर, जिसरमैन, ये सभी प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं जिन्होंने कि ग्रामीण और नगरीय विभेदों का श्रेणीकरण किया है। और कुछ समाजशास्त्री ऐसे भी हैं जिन्होंने कि ग्रामीण और नगरीय विभेदों की कटु आलोचना की है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री R.E. पहल, उनका विचार है कि नगरों में भी गांव होते हैं। ये नगरीय गांव नगरों के मध्य स्थित होते हैं, मतलब नगरों के मध्य में हमको गांव देखने को मिलेंगे, जहाँ पर रक्त संबंध पर आधारित प्राथमिक संबंध होते हैं। इनमें ग्रामीण सांस्कृतिक मूल्य उपस्थित होते हैं। मेयर का यह मानना है कि ग्रामीण जनता जो नगरों में निवास करती है वह नगरीकृत नहीं होती। मतलब जनता नगरों में तो पहुंच जाती है गांव से निकल करके, पर कई बार वह नगरीय जीवन शैली को नहीं अपना पाती। तो दो प्रकार की अवधारणा, दो प्रकार के दृष्टिकोण हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। एक कहता है कि गांव और नगर बहुत अधिक अंतर हम स्पष्ट इस पर
नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि गांव अलग है, नगर बिल्कुल अलग है और दोनों की विशेषताएं अलग अलग है, इसलिए दोनों में हमको विभेद करना ज़रूरी है। तो इस प्रकार की अवधारणा देखने को मिलती है। अब हम थोड़ा देखते हैं कि जो पहल ने जो अध्ययन किया है वो किस प्रकार का है। तो पहल का मानना है कि महानगरों के निकट जो गांव है उनका जो जीवन होता है नगरीकृत हो जाता है। ये क्षेत्र नगरीकृत ग्रामीण क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। महानगर के निकट जो भी गांव होते हैं तो वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं वो नगर की विशेषताओं को लेकर के रखते हैं। पहल का जो अध्ययन केंद्र है वो लंदन के गांव है, जो कि 40-50 मील की दूरी पर बस गए थे। लंदन में आवास समस्या बहुत ही गंभीर होती जा रही थी, तो लंदन के जो निवासी होते हैं वो निकटवर्ती गांवों में मकान बना करके रहने लगे और फिर यातायात और संदेश वाहन के साधनों में प्रगति हुई। महानगरीय गांवों में नगरीकरण की प्रक्रिया को गति प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से हम भारत में इस प्रकार के उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मुंबई के उच्च मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के व्यक्ति मुंबई जैसे महानगर में मकान नहीं बनाते हैं कई बार, और मुंबई से थोड़ा दूर अपना निवास स्थान बनाते हैं। शोरगुल से थोड़ा पृथक रहना पसंद करते हैं, भीड़ भाड़ से, और एक आइसोलेशन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। खुली जगह हो, ढेर सारी फार्म हाउस टाइप अपने घर को डेवलप करते हैं और उसमें अपने जीवन को बिताते हैं। इसी प्रकार आजकल ऐसा दिल्ली के व्यक्ति भी कर रहे हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत इजी हो गई ना। तो दिल्ली में जैसे भीड़ भाड़ बहुत है, प्रदूषण बहुत है और महंगाई भी है, जनाधिक्य है। तो इस प्रकार से दिल्ली के जो आसपास के जो गांव है छोटे छोटे, वहाँ पर भी दिल्ली का व्यक्ति जा कर के रहता है, मकान बना करके रहने की कोशिश करता है। इस तरह एक महानगर जो होता है वो अनेक उप महानगरीय क्षेत्रों में का विस्तार ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि इन क्षेत्रों में ग्रामीण और नगरीय दोनों ही विशेषता हमको देखने को मिलती है। यदि हम गतिशीलता की दृष्टि से विचार करते हैं तो गांव, कस्बे, नगर और महानगरीय गांवों में हमें गतिशीलता के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। गांवों की अपेक्षा कस्बे के जो व्यक्ति होते हैं उसमें गतिशीलता और सामाजिक जागरूकता अधिक देखने को मिलेगी। इसी प्रकार नगर की अपेक्षा महानगर और सामाजिक जागरूकता मतलब महानगर में और ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि जब व्यक्ति प्रगतिशील और आधुनिक समाज के संपर्क में आता है तो उसी के अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। ग्रामीण जीवन की जो पद्धति होती है वह नगरीय जीवन पद्धति से भिन्न होती है। ग्रामीण मनोवृत्ति है, मूल्य, विचार और मानसिकता को लेकर नगर में निवास करना और कार्य करना दोनों ही कठिन माने जाते हैं। चाहे अनचाहे व्यक्ति नगरीय पद्धति को अपना लेता है और ग्रामीण मूल्यों को उसे ग्रहण करना होता है। जो ग्रामीण जीवन पद्धति होती है उसको हम कह सकते हैं नगरीकरण का पर्याय। इसलिए जो ग्रामीण व्यक्ति होता है उसका प्रभाव, उस पर नगरों का जो प्रभाव होता है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से हमें दिखाई देता है। पर इसका अर्थ हम ये नहीं कह सकते कि ग्रामीण व्यक्ति अपने गांव की जो आंचलिक विशेषता है, मूल्य है, प्रथा, परंपरा, रूढ़ियाँ, रीति रिवाज को त्याग देता है। वो उन्हें त्यागता तो नहीं है, परंतु हाँ ये जरूर है कि वक्त के साथ उसके स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है और उसका महत्व कम होता जाता है। पर फिर भी कहीं ना कहीं हम इनकी जड़ों में ग्रामीण मूल्यों की विशेषताओं को शहर के अंदर भी देख सकते हैं। जैसे कि यदि कोई ग्रामीण व्यक्ति जब नगर में आता है किसी भी अपने व्यवसाय को करने के लिए, तो वो नगर के अनुसार अपने ऑफिस के अनुसार वो कपड़ों को पहनता है, वस्त्रों को पहनता है, और जब वो गांव जाता है तो ग्रामीण वेशभूषा को धारण कर लेता है, वहाँ की भाषा भी बोलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नगर में उसका जो व्यवहार करने का तरीका होता है वो दूसरे प्रकार का होता है, और गांव में जो उसका व्यवहार होता है, जैसे गांव के लोग व्यवहार करते हैं वो उसी के साथ घुल मिल जाता है, और व्यवहार करने का तरीका उसका ग्रामीण पर्यावरण के अनुसार ही होता है। ग्रामीण व्यक्तियों की तरह ही उसका व्यवहार हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कहीं सातत्य अधिक है तो हमें यह सामाजिक प्रक्रिया के रूप में दिखाई देता है।
ग्रामीण नगरीय जीवन पद्धति में जो भी हमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि एक लंबी सामाजिक प्रक्रिया के फलस्वरूप हमें दिखाई दे रहा है। ये प्रक्रिया आज भी हम देखते हैं, मशीनीकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया के साथ में गतिशील है। फिर भी हम कोई सीमा निर्धारित नहीं कर सकते कि हम इस सीमा बिंदु से ग्रामीण विचारों को देखें और उस सीमा बिंदु से नगरीय विचारों को हम देखें। जैसे जैसे हम गांव और नगर की परिभाषा देने में जैसे हम गांव और नगर की परिभाषा कभी एक सार्वभौमिक परिभाषा नहीं दे पाए, और फिर हम बहुत मुश्किल है ऐसा कहना कि ग्रामीण और नगरीय सातत्य की सामाजिक प्रक्रिया कहाँ पे शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है, क्योंकि ग्रामीण नगरीय सातत्य की प्रक्रिया अनेक घटकों पर निर्भर करती है, जिसका स्वरूप प्रकृति और समय के अनुसार निरंतर परिवर्तित होता रहता है। ये प्रक्रियाएं सभी समाजों में एक साथ काम नहीं करती। ग्रामीण नगरीय सातत्य की प्रक्रिया की तीव्रता इस बात पर डिपेंड करती है कि अमुक देश सामाजिक आर्थिक रूप से कितना प्रगतिशील और संपन्न है। इसमें उदाहरण आप दे सकते हो कि हजारों वर्षों तक भारतीय गांव पिछड़ेपन का शिकार रहे, और फिर औद्योगिकरण, नगरीकरण, यंत्रीकरण और वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रभाव यहाँ पर जो ग्रामीण जीवन पद्धति है उस पर बहुत अधिक देखने को नहीं मिला। परंतु जब आज़ादी के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात इन्हीं चीज़ों का प्रभाव ग्रामीण व्यवस्था पर तीव्रता से पड़ रहा है। यातायात, संचार, आधुनिक विचारधारा, ये सब गांवों को परिवर्तित कर रही है। विकास के क्रम में गांव कस्बे में परिवर्तित हो रहे हैं, कस्बे नगर में परिवर्तित हो रहे हैं, नगर महानगर में परिवर्तित हो रहे हैं, और इस बदलाव की प्रक्रिया में स्थानीय, क्षेत्रीय, ग्रामीण, नगरीय जीवन दर्शन अनेक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांव में नगर बसता है और एक नगर में गांव भी बसता है। एक समाजशास्त्री होने के नाते हम ये सोचते हैं कि भविष्य में जिन तत्वों के आधार पर हम गांव और नगर को पहचानते हैं, तो गांव और नगर की अलग अलग विशेषताएं हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो खत्म हो जाए और गांव नगर का रूप ले ले, जैसे कि पाश्चात्य देशों में हो रहा है। और ऐसी स्थिति में आज हम जो ग्रामीण नगरीय सातत्य टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और हम ना कर पाएँ, क्योंकि जब गांव नगर में आ जाएंगे तो ग्रामीण नगरीय सातत्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। फिर भी पर हम आज कह सकते हैं कि कितना भी प्रभाव औद्योगिकरण, यंत्रीकरण का नगरों के ऊपर पड़े, फिर भी कहीं ना कहीं हमको नगर और गांव दोनों की जीवन पद्धति में, जीवन मूल्यों में, संस्कृति, परंपरा, आदर्श, कहीं ना कहीं दोनों के इसमें हमें थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देता है, क्योंकि मुख्य व्यवसाय आज भी कृषि है और गांव का जो मानव होता है वो आज भी धरती से जुड़ा हुआ है, और इतनी पुरानी शताब्दियों से जुड़ी हुई जो भावना होती है गांवों के प्रति, वह इतनी आसानी से नहीं बदली जा सकती। तो इस प्रकार से ग्रामीण सातत्य अध्ययन जब तक हम करते रहेंगे, जब तक भारतीय समाज में जीवित रहेगा एक गांव, और जब तक इस भूमि पर किसान और खेत है। तो इस प्रकार ग्रामीण और सातत्य की अवधारणा है जो परस्पर एक दूसरे पर निर्भरता को प्रकट करती है।